दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के मॉडल सेट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों मॉडल सेट 4 तक का जो है पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और सभी विषय का अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और वीडियो को देखिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल दिया गया है कि नेत्र गोलक की आकृति होती है। दोस्तों नेत्र गोलक की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोगों को याद होगा कि विद्युत का एसआई मात्रक को हम लोग कूलाम कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गोलीय दर्पण को ही सिर्फ दर्शाया गया, ये नहीं कहा गया है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इसका याद रखना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था गोलीय दर्पण का सूत्र को मैंने बताया था और वक्रता त्रिज्या के बारे में मैंने बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो है वो दुगुनी होती है, किसकी, फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर को दर्शाया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा, तो वह कौन सा दर्पण होगा, वह समतल दर्पण होगा जिसमें हम लोग फेस अपना देखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, वह जो है समतल दर्पण दर्शाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल दी गई है, ये काफी वीवीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रखेंगे। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र जो है विस्तृत होती है, याद रखेंगे समतल और उत्तल, ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इसका हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि प्रकाश में अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आधी हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको विद्युत धारा प्रभाव चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जिस विद्युत जनित्र से, जिस यंत्र से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और जिस विद्युत धारा में जो है विद्युत धारा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। और यहाँ पे सवाल पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को, यानी कि विद्युत जनित्र जो है, यानी कि विद्युत जनित्र जो है ये क्या कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, विद्युत जनित्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है क्या करता है, विद्युत धारा जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसको ए और बी दोनों में आप लोग याद रखेंगे, विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी उत्पन्न करती है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव को अपघटित हो जाता है, तो कौन सा जो अपघटित हो जाता है बच्चों, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा AgCl, ठीक है, AgCl, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है,
करेंगे और ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा उस्मासोची। अगला प्रश्न है कि एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन कहलाता है। तो वह कौन सा विलयन है? वह क्षारीय विलयन है। ठीक है, याद रखेंगे क्षारीय विलयन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का होता है CO3 Na2CO3। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, दिया गया है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षारीय होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, तो यह H2 आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी H+ आयन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो क्या है? यह पारा है। ठीक है, या पारा है। ठीक है, आप मरकरी कह सकते हैं, यानी कि Ag। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, चाकू से काटे जाने वाले धातु को क्या कहते हैं? पोटेशियम कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, तो OH कहां पर है? तो देखिए ऑप्शन ए में भी दिया है और ऑप्शन सी में भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह में -OH होता है। ठीक है, याद रखेंगे OH। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोजन है? तो क्या है सरलतम हाइड्रोजन कौन है बच्चों? देखिए, ये मैंने आपको जो है कार्बनीकरण चैप्टर में मैंने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया था कि कौन सा जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन में से एक है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर क्या होगा? ये जो है हो जाएगा मीथेन। ठीक है, याद रखेंगे मीथेन। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 7 होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय जंतु है, तो एक कोशिकीय जंतु कौन है? अमीबा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कितने जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, तो एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है या कहां पर होते हैं? अंडाशय में होता है, यानी अंडाशय द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है, तो मस्तिष्क जो है ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी होती है, हृदय संपदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो यह जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मुकुलन। अगला है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, कोशिका केंद्रक में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द ने जो है किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी शब्द की प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है किसने किया था? तो अनुवांशिकी का जो है पिता कौन है? मेंडल है, तो यही उनका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन जो है किसने किया था? मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए, दिया गया है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? यह सूर्य है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो यह दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह साफ जल में भी उत्पन्न हो सकता है अगर आप इसे खुले छोड़ दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है 39 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा वन। ठीक है, यानी कि जंगल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है बच्चों?
ये हो जाएगा नवीकरणीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निर्वरणीयकरण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और जितने भी मॉडल पेपर आए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है 90% जो है एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है, आपके लिए काफी आवश्यक है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। और बच्चों आप वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।